आज फिर मेरी बेटी ऋतु कॉलेज से आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसका रोज का रूटीन था कि वो आते ही अपने गानों से पूरे घर को जिंदा कर देती थी। उसकी खिलखिलाहटें लाउंज से लेकर मेरे किचन तक सुनाई देती थीं, लेकिन आज सब कुछ शांत था। न कोई माँ मैं आ गई की आवाज और न ही मेरे गले लगकर दिन भर की बातें शेयर करने की चाहत। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने फौरन अपने हाथ साफ किए और उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। खिड़कियों पर गहरे पर्दे पड़े थे। सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं आ पा रहा था। कमरे में उदासी का डेरा था। वो सिर पर दुपट्टा बांधे बिस्तर पर अंधेरा किए लेटी हुई थी। उसका कमरा, जो हमेशा किताबों, पेंटिंग्स और हंसी की आवाजों से भरा रहता था, अब एक अजनबी जगह लग रहा था। मुझे बड़ी चिंता हुई। ऋतु बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है मेरी जान? मेरी आवाज में वो दर्द था जो एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ पर महसूस करती है। मेरी बात सुनकर ऋतु ने बेरुखी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। उसकी नजरों में एक ऐसी बेबसी थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। माँ, मुझे कुछ देर आराम करना है। मेरे सिर में बहुत दर्द है। आराम तो मैं तभी कर पाऊंगी जब आप कमरे से जाएंगी। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो मेरे दिल में चुभ गई। मैं उसका मुंह देखती रह गई। बेटा आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी परेशानी स्वाभाविक थी। मुझे लगा कि ये कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन वो बिस्तर से उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई। उसके हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा वो मुझे धक्का दे रही है। वो बोली, मैं आराम करूंगी तो खुद ही ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरे सामने दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। आखिर उसे हो क्या गया है? मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? क्या कोई उसे तंग कर रहा है? ऋतु शाम तक कमरे में बंद रही। जब सत्यदेव जी, उसके पिताजी, घर आए, उनके आते ही घर में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। वो हमेशा ऋतु को पापा की राजकुमारी कहकर बुलाते थे। वो भी अपनी लाडली बेटी का हाल पूछने लगे और ऋतु के कमरे की खामोशी को महसूस करके उनके चेहरे पर भी चिंता आ गई। मैंने साफ साफ बता दिया कि ऋतु किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो उससे मिलने की जिद करने लगे। सत्यदेव जी और ऋतु का रिश्ता बहुत खास था। वो सिर्फ पिता नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, आज उसे अकेला रहने दें, लेकिन वो मुस्कुराए। बेटी के दिल की बात पिता से बेहतर कौन समझ सकता है। हम दोनों ऋतु के कमरे में चले गए। इस बार कमरे की लाइट्स ऑन थीं। कमरा एकदम रोशन देखकर ऋतु चौंक गई। उसके चेहरे पर साफ नजर आने वाली परेशानी के साए गहरे हो गए। क्या बात है ऋतु? क्या छुपा रही हो? मैंने बिना लाग लपेट के पूछा। मेरी आवाज में शक की झलक थी। वो घबरा गई और अपनी घबराहट छुपाने के लिए मुझ पर गुस्सा कर बैठी। क्या दिक्कत है आपके साथ माँ? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 17 साल की समझदार लड़की हूँ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरे कमरे में बिना इजाजत नहीं आना चाहिए। ऋतु की बातें सुनकर सत्यदेव जी मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में गर्व था। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना, और हम माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। वो ऋतु की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, बल्कि इसे एक बड़ी होती हुई लड़की की आजादी की चाहत समझ रहे थे। लेकिन ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अब बड़ी हो गई है। फिर वो ऋतु से बोले, तुम ठीक 5 मिनट बाद नीचे लाउंज में आकर मुझसे मिलो बेटा। सत्यदेव जी ने इस बात को बिल्कुल सामान्य लिया था, लेकिन मेरा दिल तो ढेर सारे संदेहों से घिर गया था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। उसने अपने पिता के साथ हल्की फुल्की बात की, लेकिन मुझसे बात करने से वो कतराती रही। उसकी लाल आंखें, जो शायद बहुत ज्यादा रोने या किसी दबाव की वजह से थीं, मुझे और परेशान कर रही थीं। मैंने सत्यदेव जी से जिद की कि हम ऋतु को डॉक्टर के पास ले चलें। सत्यदेव जी ने ऋतु को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने ऋतु के सिर पर बंधा दुपट्टा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो झटके से पीछे हट गई और जल्दी से बोली, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे और चिंता होने लगी। मैंने भी ठान लिया था कि सुबह ऋतु जैसे ही कॉलेज जाएगी, मैं पीछे से उसके कमरे की तलाशी लूंगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी बेटी किस चीज को लेकर परेशान है। इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हुई। ऋतु जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकली, मैं भागकर उसके कमरे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो मुझे चिढ़ाने लगा। उसकी 17 साल की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने कमरे को ताला लगाकर गई हो। बात वाकई चिंता की थी। बार बार मेरा शक अक्षता पर जा रहा था। अक्षता से ऋतु की कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुई थी। मैंने उस लड़की को एक बार कॉलेज के बाहर देखा था,
उसकी चाल ढाल, उसके कपड़े, सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो अच्छी लड़की नहीं थी। कई लड़कों के साथ उसके संबंध थे। जब मैंने रितु को उससे दोस्ती करने से मना किया तो वो भड़क गई थी। उसने कहा था, माँ, आप हर किसी को मेरी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। मुझे उसकी ये बदतमीजी भी अक्षिता की वजह से लगने लगी थी। रितु काफी देर से घर लौटी थी। कॉलेज की छुट्टी के बाद वो फौरन घर आ जाती थी, लेकिन अब अक्सर लेट होती थी। आते ही वो अपने कमरे में घुस गई। मैं बड़ी देर तक इंतजार करती रही। रितु का चेहरा अंधेरे की वजह से मुझे बड़ी मुश्किल से नजर आया। उसने सिर पर दुपट्टा बांध रखा था। जैसे ही मैं उसके बिस्तर पर बैठी, कोई ठंडी सी चीज मेरे हाथ से टकराई। वो एक कलश था जो शायद मिट्टी का बना हुआ था। मैं एकदम से उछल पड़ी। रितु की आंख खुल गई। वो मुझे इस तरह अपने कमरे में देखकर घबरा गई। माँ, आप मेरे कमरे से फौरन बाहर जाइए, वो चिल्ला उठी। आप चाहती क्या हैं? कमरे में अभी भी अंधेरा था। मैं उठी और आखिरी नजर उसके बिस्तर पर डालकर देखना चाहा कि आखिर वो ठंडी सी क्या चीज थी जो मुझे महसूस हुई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं देख न सकी और कमरे से बाहर आ गई। शाम के 6 बज चुके थे। अचानक रितु फुर्ती से अपने कमरे से निकली और घर से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मुझे उसकी बहुत चिंता सता रही थी। मैंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैं रितु के कमरे की तलाशी की नीयत से बढ़ी, लेकिन रूम बंद ही मिला। ये तो अब रितु ने अपनी आदत ही बना ली थी। कभी भी आने जाने से पहले वो अपना कमरा बंद जरूर करती थी। मैंने उसे कॉल करके पूछा तो वो बोली, मैं अरुण के साथ आर्ट गैलरी में हूँ, वहीं खाना खाऊंगी। अरुण रितु का चचेरा भाई था। मैं तो चकराकर ही रह गई कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे दिमाग में अमीना की वो धमकी गूंजने लगी, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। घर में बहुत खामोशी थी। ऐसी ही खामोशी हमारे घर में रितु की पैदाइश से पहले भी हुआ करती थी। मुझे आज भी वो समय याद है जब मेरे सास ससुर जीवित थे और हम सब एक ही घर में रहा करते थे। मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरी शादी के कुछ साल बाद ही घर में खुशियां आ गईं और घर की रौनक दोगुनी हो गई थी। मेरी और अमीना के आपस में तब तक बहुत गहरी दोस्ती थी, जब तक वो माँ बनने वाली नहीं हुई। शादी के 3 महीने बाद ही उसने खुशी की खबर सुना दी। ये तो सब मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे थे कि अब तक मैंने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। मैं सारा दिन पड़ी रोती रहती थी। अमीना भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। इस दूरी की वजह मुझे अमीना की गोद भराई की रस्म के दौरान समझ में आई। मैं रस्म करने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया और बोली, दीदी, बुरा मत मानिएगा, मगर बांझ औरत अगर गोद भराई की रस्म करे तो ये अच्छा शगुन नहीं होता। मैं हैरान होकर उसका मुंह देखती रह गई। मुझे आज तक किसी ने बांझ नहीं कहा था। उसने मुझ पर यह ठप्पा भी लगा दिया था। मेरा अमीना से इतना दिल टूट गया कि हमारी बोलचाल बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे खुद अपना आप एक बोझ लगने लगा था। मैं सत्यदेव जी की तरफ देखती तो आंखें आंसुओं से भर जाती। कहीं ये मुझे छोड़ न दें। अमीना के घर सुशील की पैदाइश हुई तो मैंने उसे बधाई तक नहीं दी। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और औलाद के लिए दुआएं मांगती रहती। सत्यदेव जी का बिजनेस बड़ी तरक्की कर रहा था। वो दोनों हाथों से दौलत कमा रहे थे। अब तो मेरे पति भी परेशान रहने लगे थे कि आखिर इतनी जायदाद जाएगी कहाँ। हमारा तो कोई वारिस ही नहीं था। कुछ साल बाद ही अमीना ने फिर से सास ससुर को खुशी की खबर सुनाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया था। वो दोनों अब अपने बेटे के लिए नया रिश्ता ढूंढने लगे थे। मुझे लगा कि अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मायके में भाभी नहीं रहने देगी और पति के घर सौतन। मगर सत्यदेव जी मेरे लिए डट गए। उन्होंने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया था। अमीना की ख्वाहिश थी कि दूसरी औलाद बेटी ही हो। पहले घर में बाहर आई थी, फिर उदासी घर के हर सदस्य ने महसूस की थी। शायद माँ थी। उसके दिल को पता हो गया था कि उसका होने वाला बच्चा नहीं बचेगा। फिर बिजनेस में भी उनको घाटा हुआ था। पंकज भाई, अमीना के पति के घर के हालात खराब हो रहे थे। फिर हुआ यूं कि अमीना ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और मेरे घर रितु ने आंख खोली। रितु मेरी गोद में क्या आई, अमीना की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अमीना से बहुत डर लगने लगा था। मैंने सत्यदेव जी की मिन्नतें करके नए घर में रहने को कहा। मैं यही कहती थी कि अमीना मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। सत्यदेव जी मेरे इस डर को मजाक में उड़ा देते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैंने अमीना के होने वाले बच्चे के साथ क्या क्या किया था। मगर जब मेरी हालत खराब रहने लगी और मुझे डिप्रेशन हो गया तो उन्होंने नए घर की जिद मान ली। फिर अमीना ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अरुण रखा।
जिस दिन हम नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, अमीना मुझसे मिलने आई और बोली, दुआ करना भगवान मुझे भी बेटी दे, मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर भगवान ने मुझे बेटी न दी तो मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। अमीना की बद्दुआ याद करके मैं कांप उठी। अजीब औरत थी, अपने 2 बेटों पर भी राजी न थी। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। सास ससुर के गुजर जाने के बाद तो हमारा उनसे संपर्क बिल्कुल टूट गया था। न हम उनकी खुशी में जाते और न ही गम में। हमें एक दूसरे की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मगर रितु के कॉलेज में जब से एक नई लड़की अक्षिता आई थी, हर काम ही उल्टा हो रहा था। उसकी वजह से रितु काफी बदतमीज भी हो गई थी। और तो और उसने अपने कजन अरुण से भी उसको मिला दिया था। मुझे अरुण एक नजर न भाता था, मगर मैं रितु की खातिर खामोश रही। मगर अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रितु जैसे ही घर दाखिल हुई, मैंने अदालत लगा दी। मुझे एक अनजाना डर घेरे हुए था, जिसकी मैं हकीकत जानना चाहती थी। रितु, तुम्हारे चाचा सुशील के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। अब तो तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई है, तुम कहो तो हाँ कर दूं। ये बात मैंने बहुत डरते डरते कही थी। इस बात के पीछे बहुत से डर छिपे हुए थे। मेरी बात सुनकर रितु आगे बढ़ी और बोली, माँ, अरुण मेरा दोस्त है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं जानती हूं आप मुझ पर शक करती हैं, लेकिन माँ, आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी, या फिर मैं यूं कहूं कि आप में शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। आज शाम तक रितु का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो मैं उसके कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखकर वो बहुत घबरा गई। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर पर दुपट्टा बांधकर वो कोई चीज हाथ में लिए बैठी थी। अंधेरे की वजह से मैं कुछ भी देख न पाई। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। अब मैं सीधे अक्षिता के घर गई। उसको मैंने आड़े हाथों लिया। उससे सच उगलवाने के लिए मैंने उस पर बहुत जोर डाला तो वो बोल ही पड़ी, आंटी, रितु किसी लड़के को पसंद करती है। उन दोनों के आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। रितु ने एक सीक्रेट मोबाइल ले रखा है, उस मोबाइल पर वो अपने दोस्त अनमोल से बातें करती है। अक्षिता की बातें सुनकर मैं खामोशी से घर चली आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने रितु के कमरे से कभी भी फोन पर बात करने की आवाज नहीं सुनी थी। रितु के बिस्तर पर पड़ी ठंडी सी चीज मोबाइल जैसी भी नहीं थी। मगर मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम ही है और हकीकत वही है जो मुझे अक्षिता ने बताई है। घर आकर मैंने इस बात का रितु से जिक्र नहीं किया था। अगर हालात पहले जैसे होते और रितु पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहती तो मुझे अनमोल के साथ उसकी दोस्ती बहुत बुरी लगती। लेकिन अब चूंकि हालात बिल्कुल बदले हुए थे तो अनमोल का नाम सुनकर मेरे सिर से भारी बोझ हट गया था। अगले कुछ दिन हमारे घर सुकून रहा, लेकिन रविवार के दिन अचानक पंकज भाई और अमीना हमारे घर आ गए। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। उन्हें जल्दी से घर के बाहर से ही वापस करके रितु के पास गई। उससे पूछताछ की, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चाचा चाची हमारे घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। रितु अब भी कमरे में हर वक्त अंधेरा करके लेटी रहती। मैं उसकी चिंता से आजाद हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि इस उम्र में लड़कियां दोस्ती कर ही लेती हैं। मगर मेरी ये बेफिक्री भी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। शाम में मैं रितु के कमरे में गई। ये तो उसके हाथ में मोबाइल के बजाय कुछ और ही था। वो चीज मैं गौर से देख न पाई थी, मगर कुछ था जो मुझे अंदर तक हिला गया था। मैंने रितु से साफ साफ पूछ लिया, रितु, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाती हो? माँ, छुपाती तो आज तक आप आई हैं कुछ राज की बातें, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। खैर, आप ये सब छोड़ें और अमीना चाची जी के घर जाइं, उन्होंने भी आपसे कोई जरूरी बात करनी है। रितु की बात सुनकर मैं अपने आपे में न रही। मुझे नहीं मालूम था कि रितु किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। मैं फौरन उठी और अमीना के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। उनके घर पहुंचते ही मैं खूब बरसी। पंकज और अमीना को उनकी औकात याद दिलाई और साफ शब्दों में समझा दिया कि मेरी रितु से दूर रहें। तो पंकज भाई बोले, यही बात आज मैं तुम्हारी रितु को समझाने आया था कि वो मेरे अरुण से दूर रहे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं परेशान सी खड़ी थी। अमीना के होंठों पर कड़वी मुस्कुराहट फैली हुई थी। जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। बस अब और कुछ भी कहने सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से घर आ गई। घर आकर मैंने सत्यदेव जी के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दिया।
अपने सारे संदेह उनको सुनाकर रोने लगी, मगर उन्होंने एक शब्द भी प्यार का नहीं बोला। उल्टा वो मुझ पर ही बरस पड़े। जिंदगी में पहली बार वो मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बोले थे। मैंने बहुत समझाया था कि बेगम, इतनी बड़ी गलती मत करो। रिश्तों को एक दूसरे से न छुड़ाया जाता है और न ही भुलाया जाता है, मगर तुम पर तो जुनून सवार था। तुम तो अपनी ही कर गुजरी। अब संभालो इस सारी सिचुएशन को। मैं बहुत लाचार महसूस कर रही थी। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। जिस पैसे पर मुझे इतना घमंड था कि मैं अमीना को किसी गिनती में ही न लाती थी, अब वही पैसा मुझे चिढ़ा रहा था। मुझे ढेर सारे मलाल ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। काश मैं सत्यदेव जी की बात मान लेती तो आज मुझे मुंह की न खानी पड़ती। मैं कुछ करने की हिम्मत रखती थी और न ही ताकत। बस उठकर रितु के पास चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी और क्या सुनूंगी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास चली गई। वो फिर से हाथ में कुछ पकड़े बैठी थी। मैंने उस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने आखिरकार बात शुरू की। रितु, तुम क्या चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो बड़ी आसानी से बोली, माँ, मैं अरुण के साथ शादी करना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़का, लेकिन मैं अपने जज्बातों पर काबू पाकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अरुण अच्छा लड़का नहीं है। रितु मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या हुआ? माँ, मेरे पिता ने गुजारा किया ही था ना। खैर, अरुण के माता पिता मेरा रिश्ता लेकर आने वाले ही होंगे। तब तक मैं पापा को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो? मेरी समझ से तो सब बाहर था। रितु ने तकिए के नीचे से कुछ निकाला, वही चीज जो वो मुझसे छुपाया करती थी। मैंने उस चीज की तरफ देखा तो मेरी सांस भी न ले पाई। वो कलश था, वही कलश जिसमें मेरे बहुत से राज छिपे हुए थे। रितु, तुम क्या करने जा रही हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोली, माँ, मेरे साथ आइए, पापा आपको सब कुछ समझा देंगे। रितु ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया था। मैं एकदम घबरा गई और घबराहट में वहां से उठकर उसके पीछे आ गई। मैं रोती रही और भगवान से माफी मांगती रही। मुझे मालूम था कि अब मेरा बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। तभी सत्यदेव जी भी वहीं आ गए थे। शायद उनको भी रितु ने कॉल करके ऑफिस से बुला लिया था। रितु ने बिना कुछ कहे वो कलश उनकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, पापा, माँ ने आपको सारी जिंदगी धोखा दिया है, इसमें सारे सबूत मौजूद हैं। सत्यदेव जी बड़ी हैरानी से कभी मुझे देखते तो कभी रितु को। उन्होंने सोफे पर बैठकर वो कलश खोल लिया। उसमें से बेशुमार खत उनकी गोद में आकर गिरते चले गए। उन्होंने बारी बारी उन खतों को पढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे की हालत बदलती जा रही थी। जाहिर है, कोई भी इज्जतदार इंसान अपनी पत्नी के आशिक के खत पढ़कर कैसे सब्र कर सकता है। उन्होंने वो सारे खत उठाकर फेंक दिए। तभी नौकरानी ने आकर बताया कि हमारे मेहमान आ चुके हैं। मेरा दिमाग एकदम से घूम गया था। मैं बिफरी शेरनी की तरह लाउंज में आई। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं चिल्लाकर बोली। अमीना मुस्कुराकर बोली, रितु को अपनी बेटी बनाने आए हैं। मैं गुस्से से बेकाबू होती जा रही थी। चालाक औरत, तुम जानती हो ना ये रिश्ता नहीं हो सकता। फिर तुमने अपने बेटों के पैरों में धूल क्यों नहीं डाली? क्या फिर कहीं तुमने ही तो ये खेल नहीं रचाया? रितु आगे बढ़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई, क्यों माँ, क्यों? आखिर क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? क्योंकि अरुण तुम्हारा भाई है। मैं सब कुछ खो चुकी थी। पूरे लाउंज में खामोशी छा चुकी थी। रितु रो रही थी। सत्यदेव जी आगे बढ़े और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो बोले, मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देकर अलग कर दूंगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही धोखा है। तुम तो फितना निकली। वहां रितु रो रो कर एक ही सवाल कर रही थी, माँ, आपने ऐसा कैसे कर लिया? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं भी रो दी और बोली, तुम्हारी चाची अपने बच्चों वाली होने पर बहुत फख्र करती थी। बहुत घमंड था उसे। एक दिन उसने कहा था कि दीदी, इतने पैसे होने का क्या फायदा जब आप अपने आप से बांझ होने का ठप्पा ही नहीं हटा सकती। यकीन मानो रितु, मुझे अमीना की बातें बहुत दुख पहुंचाती थीं। मैं सारा सारा दिन रोती और खुद को मरने की बद्दुआएं देती थी। सत्यदेव जी भी औलाद न होने पर परेशान थे और मेरी सास मेरे लिए सौतन ढूंढ रही थी। उन दिनों मैंने बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ सही थी। मेरा बस चलता तो मैं खुद को खत्म ही कर लेती। फिर यूं हुआ कि हमारे घर अमीना का एक कजन कुछ दिन रहने के लिए आया था। एक दिन पंकज भाई और अमीना की बहुत लड़ाई हुई। पंकज भाई अमीना पर शक करने लगे थे, मगर वो बेकसूर थी। अमीना का कजन चला गया। फिर 2 महीने के बाद अमीना ने खुशखबरी सुनाई। मैंने अमीना से उसकी होने वाली औलाद मांग ली।
मैंने उसके आगे झोली फैलाकर कहा कि तुम अपनी होने वाली औलाद पैदा होते ही मुझे देकर मुझ पर एहसान कर देना। अमीना मेरी बात सुनकर बहुत कड़वी हो गई और बोली, क्यों दीदी, मैंने अनाथालय खोल रखा है जो बांझ औरतों को औलाद बांटती फिरूं? मैं बांझ शब्द की रट से तंग आ चुकी थी। वो मुझे बार बार बांझ क्यों कहती थी? मैंने भी अमीना को मजा चखाने का फैसला कर लिया था। इस पर मैंने अपने पैसे का जोर डाला मगर वो न मानी। फिर मैंने खेल रचाया। मैंने अपने हाथों से खत लिखे और अमीना को कहा कि ये खत तुम्हारे कजन ने भेजे हैं। वो हैरान रह गई और डर भी गई। उसको डरता देखकर मैंने और डरा दिया। यूं मैं हर रोज नया खत लेकर आती जिसके शुरू में मेरी जान लिखती थी। अमीना बहुत डर गई थी और परेशान रहने लगी थी। मैंने उससे कहा कि इन खतों का राज राज ही रहेगा अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मुझे सौंप दो। यूं मैंने अमीना को डरा धमकाकर उसके होने वाले बच्चे पर अपना हक जमा लिया। जिस दिन ऋतु इस दुनिया में आई मैंने तुम्हें अमीना से छीन लिया। अमीना बेचारी ने यह मशहूर कर दिया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था, जिसकी झूठी मूठी अंतिम संस्कार मैंने और अमीना ने मिलकर कर ली थी। अमीना को जब मालूम हुआ कि वो खत तो मैं लिखती थी, उसके कजन ने तो कभी कोई खत भेजा ही नहीं था। उसने बद्दुआ दी मुझे कि ऋतु तुम्हारी भी न रहे। देखा माँ, आज के बाद तुम कहाँ रहोगी? मेरी बात सुनकर सभी खामोश हो गए थे। मैंने अमीना के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें तो मैं खुद ही गिर गई थी। मैं रो पड़ी। ऋतु, तुमने ये क्या किया? अपने ही भाई को पसंद कर लिया? मैं बहुत परेशान थी। ऋतु, तुम्हें आखिर वो कलश मिला कहाँ से था? ऋतु बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर बोली, माँ, अरुण अक्षिता का दोस्त था। एक दिन अरुण अक्षिता के लिए बिल्कुल ऐसा ही कलश लेकर आया था और बोला, ये मेरी माँ ने बनाया है। मैं वहां तो खामोश रही मगर घर आकर मैंने स्टोर रूम चेक किया। मुझे शक था कि ऐसा कलश हमारे घर में भी पड़ा हुआ है। और तो हमारे घर में भी था। फिर ये तुम्हारी माँ कैसे बना सकती है? उसने कलश के तले को देखा। वहां अमीना लिखा था। अरुण मुझे और अक्षिता को अपने घर ले गया। वहां अमीना मुझे चूम चूम कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं उनकी सहेली की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनकी सहेली से मुझे जबरदस्ती छीन लिया था। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़े में ताबीज बांध कर दिया और कहा कि मैं हर शाम अंधेरा करके अपने कमरे में लेट जाऊं और सिर पर ताबीज को बांध लिया करूंगी तो भगवान मुझे जल्दी ही मेरे असली माता पिता से मिला देगा। मैंने उनकी बात पर अमल किया। देखा ना, कितनी जल्दी मुझसे मेरे माता पिता मिलने चले आए। वो रो रही थी। मेरा दिल उसको देख देख कर घुट रहा था। फिर वो बोली, मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारा सारा दिन इस कलश को चूमती रहती थी। फिर मैंने एक दिन इस कलश को खोला तो मुझे खत नजर आए। मुझे आपसे नफरत हो गई थी कि आपने मेरे पापा को धोखा दिया है, मगर माँ, आपने सिर्फ मेरे पापा को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। फिर वो सत्यदेव जी से बोली, पापा, आपकी इजाजत है तो मैं अपने असली माता पिता के घर चली जाऊं उनके साथ रहने। ऋतु की बात सुनकर मेरा तो कलेजा ही फट गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, ऋतु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। वो आगे से बोली, आप मर ही जाई तो अच्छा होगा। ऋतु की बात सुनकर लगा कि जैसे मैं वाकई ही मर गई हूँ। सत्यदेव जी से इजाजत लेकर ऋतु हमारे घर से चली गई थी। वो अपने पिता से मिलने उनके ऑफिस चली जाती है, मगर उसने एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। सत्यदेव जी मुझ पर नजर डालना भी गवारा नहीं करते। मैं सारा सारा दिन पड़ी रोती रहती हूँ। मैंने लोगों के साथ धोखा किया था, किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया, इतना बड़ा धोखा। ऋतु के जाने के बाद घर की रौनक फीकी पड़ गई थी। सत्यदेव जी और मैं दोनों अपनी अपनी दुनिया में अकेले रह गए थे। उनके चेहरे पर खामोशी छाई रहती और मेरे होठों पर आह। वो दिन भी क्या दिन थे जब ऋतु की खिलखिलाहटों की गूंज से घर की दीवारें जिंदा रहती थीं, मगर आज हर कोने में एक गहरी खामोशी बस गई थी। मुझे अपना वजूद एक बोझ महसूस होने लगा था। मैं सारा दिन एक कोने में बैठी रहती और दीवारों को घूरती रहती। मेरे हाथ दुआ के लिए उठते मगर दुआएं भी अब जबान पर नहीं आती थीं। एक शाम सत्यदेव जी घर आए तो उनके साथ एक अजनबी आदमी भी था। मैंने उसे पहली बार देखा था। उसके चेहरे पर ऐसी नरमी थी कि मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। सत्यदेव जी ने मुझसे कोई बात नहीं की और सीधे वो दोनों ऋतु के कमरे में चले गए। मैं खिड़की से देखती रही। उन्होंने वो कलश और खत दोबारा निकाले। फिर वो अजनबी कुछ कागजात पर दस्तखत करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सत्यदेव जी मेरे पास आए और उनके साथ वही अजनबी भी था। सत्यदेव जी ने मुझसे उसका परिचय कराया। ये हैं वकील राजा गुप्ता। ये वही वकील था जो सत्यदेव जी के हर कानूनी काम को संभालता था। मैंने उसे देखा तो उसने मुस्कुराकर नमस्कार किया।
मैंने उससे कोई बात नहीं की। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। वकील का खुलासा और मेरा नया इम्तिहान। बेगम, राजा गुप्ता से रितु ने बात की है। वो एक दरख्वास्त लिखवाना चाहती है ताकि वो तुम्हें जायदाद में से भी बेदखल करवा सके। मैं हैरान रह गई और मेरी आंखें फैल गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई रितु ने ऐसा कहा है? सत्यदेव जी का चेहरा सख्त था। हाँ, रितु ने कहा है। उसने कहा कि ये घर जिसमें तुम रहती हो ये अमीना की मिल्कियत है, क्योंकि ये उसी की जायदाद से लिया गया था। मैंने पूछा, आप इस वकील की बातों पर यकीन क्यों कर रहे हैं? सत्यदेव जी ने जवाब दिया, क्योंकि ये वकील वो है जो मेरी और अमीना के परिवार के कानूनी मामलों को संभालता था। तुमने तो उसे कभी नहीं देखा, मगर मैंने इसके जरिए ही अमीना की जायदाद को अपने नाम कराया था। मैंने सत्यदेव जी से पूछा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सत्यदेव जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने भी मेरे साथ ये सब धोखा किया, अब भुगतो जो तुमने किया है। मैं वहां से उठकर सीधी रितु के कमरे में गई और वो कलश दोबारा खोला। उस कलश में वो खत तो थे ही, लेकिन नीचे से कुछ और भी मिला। वो एक कागज था जिस पर मेरी और सत्यदेव जी की शादी का समझौता दर्ज था। मैंने वो कागज उठाया तो मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो मुझे बहुत पुराना और नकली लगा। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हुआ। एक और नया मोड़ और एक अनपेक्षित मुलाकात। अगले दिन मैंने वकील राजा गुप्ता से मुलाकात की। मैंने उससे पूछा, क्या वाकई रितु ने यह कहा है कि मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया जाए? राजा गुप्ता मुस्कुराकर बोला, नहीं बेगम साहिबा, वो तो आजकल बहुत बीमार रहती है। उसका तो कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। ये तो आपके पति की चाल है जो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं हैरान रह गई और मेरी आंखें फैल गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? बेगम साहिबा, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपके पति आपके खिलाफ हर वो चाल चल रहे हैं जो आपको बर्बाद कर सके। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं अमीना की बेटी का कजन हूं। मैं हैरान परेशान खड़ी रह गई और वो मुस्कुराकर बोला, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमीना की जायदाद तो उसके नाम थी। वो तो अमीना ने आपसे झूठ बोला था। वो तो आजकल बहुत ज्यादा बीमार है और वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने पूछा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? उसने जवाब दिया, क्योंकि वो अब नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो। वो तो एक नेक दिल की मालकिन है। वो तो आज तक अपने भाइयों के नाम पर जी रही थी। मैंने अमीना से मिलने का फैसला किया। मैं उनके घर गई तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक उदासी छाई हुई थी। अमीना ने कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने भी तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुमसे रितु को छीन लिया था। ये सब तो तुम्हारे पति ने किया था। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने तुम्हारे पति के साथ मिलकर रितु को ये सब कुछ बताया था। मुझे तो लगा था कि तुम मेरा साथ दोगी, मगर तुम तो मेरे साथ ही धोखा कर रही थी। मैं रो पड़ी। अब मैं क्या करूंगी? अमीना ने मुझे हिम्मत दी और कहा, मैंने तो तुम्हें इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा दिल नेक है। तुम बस जाओ और रितु को सब कुछ बता दो। मुझे लगता है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। रहस्यों का खुलासा और एक नई शुरुआत। मैंने रितु को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। रितु आई तो उसके साथ पंकज भाई और अरुण भी थे। मैंने सबके सामने सारे राज खोल दिए। मैंने रितु को बताया कि मैंने अमीना को डरा धमकाकर रितु को छीना नहीं था। वो तो हम दोनों ने मिलकर रितु को अपना बच्चा बनाया था, क्योंकि अमीना के डॉक्टर ने बताया था कि वो आगे कभी मां नहीं बन सकेगी। रितु की आंखों में आंसू आ गए। मां, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला रितु, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी हो जाओ। रितु ने कहा, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे मेरा दिल बहुत दुखा है। मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा था मेरी बच्ची। मैंने तुम पर अपनी जान वार दी थी। रितु ने मुझे गले लगा लिया और बोली, मां, मैं आपको माफ कर दूंगी। फिर पंकज भाई ने कहा, हम रितु को आपसे नहीं छीनेंगे। मैंने इसको अपना खून समझकर पाला है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। पंकज भाई और अमीना ने मेरी बातों को समझ लिया। रितु ने अरुण से कहा कि वो उसे अपना भाई समझती है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुम्हें अपनी बहन समझता हूं। एक मां की जीत और एक परिवार का दोबारा मिलना। उस दिन के बाद रितु हमारे घर में दोबारा आ गई और वो पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी।
सत्यदेव जी और मैं दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हम सब एक साथ खुश थे। मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ऋतु ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। वो हर रोज अपनी माँ से मिलती थी और पिता से भी प्यार करती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये था कि रिश्ते पैसे और धोखे से नहीं, प्यार और सच्चाई से बनते हैं। अब हमारे घर में फिर से खिलखिलाहटें गूंजने लगी थीं और मैं अपनी बेटी की मुस्कुराहट में अपना सुकून पाती थी।